मित्रों, वैसे तो अच्छा होता है एक एक पोर्टल के 7 विषय में बताता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर भी चूँकि सारे एक साथ लॉन्च हो गए हैं तो इसमें एक एक की जो जानकारी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हर एक पोर्टल का एक अपना महत्व है। और मैं प्रारंभ में ही धन्यवाद करना चाहूँगा अपने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कि जिन्होंने ये एक संज्ञा दी है कि ये पोर्टल की सरकार है। मुझे गर्व है इस बात को सुनने में भी कि पोर्टल की सरकार है और लगातार हम नए नए पोर्टल जन सुविधा के लिए लाते रहेंगे। और मैं उनसे अपेक्षा भी करता हूं कि इस विषय को चुनाव के आखिरी समय तक छोड़े नहीं, ताकि जनता इसको जान सके कि पोर्टल का कितना उपयोग है। और ये पोर्टल को समाप्त करने की बात करेंगे तो जनता इनको समाप्त कर देगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। तो उस नाते से जैसे एक विषय आया था कि गरीबों की आवास की योजना, प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक बहुत बड़ा अभियान सारे देश में चलाया हुआ है। हमने भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके अभी तक 60,000 आवास या तो उनको पैसा मिल चुका है जो अपने आप बना रहे हैं, जो हमने बना करके देने थे उसकी चाबियाँ भी उनको दी गई हैं। कुछ उसमें से 12-13 हज़ार ऐसे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन हैं, जैसा ही वो तैयार हो जाएंगे उनको वो दे दिए जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी मांग अभी भी ऐसे गरीब परिवारों की है कि जिनको सबके सिर पर छत नहीं है। तो हमने अपनी योजना में ये तय किया कि हम 1 लाख नए मकानों को या सस्ते प्लॉट्स ऐसे गरीब परिवारों को देने के लिए उपलब्ध कराएंगे जिनकी आय 1,80,000 रुपये वार्षिक से कम है। तो ऐसे योजना में बहुत जल्दी एक 4 जिलों में पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद, इसमें फ्लैट देने की योजना हमारी है। तो उनको फ्लैट दिए जाएंगे और बाकी स्थानों पर फ्लैट अथवा प्लॉट, क्योंकि बहुत से एरियाज ऐसे हैं जिसमें प्लॉट्स भी दिए जा सकते हैं, थोड़ा कम कीमत में प्लॉट उपलब्ध हो सकते हैं, फ्लैट भी दिए जा सकते हैं। लेकिन ये 4 शहर ऐसे हैं जिसमें प्लॉट्स देना व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि गुरुग्राम हो अथवा फरीदाबाद हो, सोनीपत हो या पंचकुला हो, यहाँ ज़मीनों के रेट बहुत हाई हो गए हैं और ऐसे परिवारों को फ्लैट देने में फिर भी फिजिबिलिटी ये बन जाती है। तो इस प्रकार से HSVP के द्वारा ये सब आवास कॉलोनियाँ बनाई जाएंगी। तो उसके लिए अभी तो हम उनकी एक प्रकार से डिमांड इस पोर्टल पर मांग रहे हैं, जो पोर्टल आज शुरू किया गया है, कि किनके यहाँ अपना मकान नहीं है और किनको उसकी आवश्यकता है, ताकि उस आवश्यकता के हिसाब से कितनी आवश्यकता किस जिला में, किस जिला केंद्र पर, अब ये शहरों के लिए है तो शहरी क्षेत्र के अंदर कहाँ कहाँ की कितनी डिमांड आएगी, आज तो केवल उसका एक पोर्टल ये बनाया है ताकि डिमांड हमें मिले और हम इसकी योजना बना सकें। हमने कई जिला केंद्रों पर ज़मीनें आइडेंटिफाई कर ली हैं, कम से कम 5 एकड़, इससे ज़्यादा जितनी आवश्यकता होगी उतनी उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसी प्रकार दूसरा जो पोर्टल है जिसकी हाँ, तो इसका ब्रोशर लॉन्च करना है, तो फिर इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूट भी कर देना। और भी है कि एक ही ब्रोशर है? नहीं, और किसी को उसका तो नहीं है, सारे इकट्ठे करना है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, इसका एक ब्रोशर भी बना करके हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि पूरी योजना के लोगों को ध्यान में आ सके। दूसरा जो पोर्टल प्रारंभ किया गया है वो है नो लिटिगेशन पॉलिसी, और वो भी एक विशेष क्षेत्र के लिए है। जैसे पिछले दिनों में अपने को मालूम होगा कि कासन की जो ज़मीन, उसका एक विवाद बहुत पुराना, मेरा ख्याल 2000, ये अधिग्रहण की सूचना इसकी कब की गई थी? 2011 में की गई थी, लेकिन लिटिगेशन चलते चलते और इस समय तक उसका फैसला नहीं हो पाया था। अब लास्ट जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हिसाब से उन्होंने कहा कि एक पॉलिसी बना करके और इनको ये ज़मीन जो अधिग्रहण है वो तो फाइनल हो गया था, लेकिन आंदोलन भी था और हमें भी लगा कि उस समय के रेट्स, 2011 के रेट्स और आज के रेट्स में बहुत बड़ा अंतर है। तो हमने एक नई नो लिटिगेशन पॉलिसी अपनी कैबिनेट में पास की है, उसके हिसाब से उसका एक पोर्टल बनाया है
कि वो लोग जो इस पॉलिसी को अडॉप्ट करके इसमें आ जाएंगे उनको इसका लाभ मिल जाएगा। और अभी प्रारंभ में 3 महीने का समय रखा है कि 3 महीने ये जो पोर्टल खुला रहेगा, उस समय तक इसके सारे लाभ वो ले सकते हैं। लाभ के हिसाब से पहला ये है कि ये नो लिटिगेशन पॉलिसी है। जो इस पर आएगा वो आगे कहीं कोर्ट में दोबारा उसको चुनौती नहीं देगा और किसी प्रकार की मुआवजा राशि में वृद्धि की मांग नहीं करेगा। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से कर भी नहीं सकते, फिर भी हमने कंडीशन रखी कि इसमें जो आएगा वो इन बातों को ध्यान में रख करके आएगा। और अगर पहले कहीं इस भूमि के नाते से कोई मामले लंबित हैं उनको वो वापस लेगा ताकि आगे इस मामले को लिटिगेशन को समाप्त कर सके। इसमें जो उनको सुविधाएं दी गई हैं, जो राशि एज पर अवार्ड लगभग 90-92 लाख रुपए पर एकड़ है, एक तो वो मिलेगी उनको, और 1 एकड़ के बदले 1000 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट भी उनको मिलेगा। विकसित जो क्षेत्र है उसके अंदर ये आवासीय प्लॉट उनको ये मिलेगा। और उसमें जब भी पहली फ्लोटेशन हो जाएगी उस एरिया को डेवलप करने के बाद, उस समय ही वो प्लॉट उनको दे दिया जाएगा। उस प्लॉट की जो कीमत है, इस समय जो फ्लोटिंग का जो टाइम होगा उस टाइम पर उनका जो रेट है उनसे वो लिया जाएगा। इसका तो रेट जो है हमारा निर्धारण उस समय होगा जब ये हम फ्लोट करेंगे। हाँ, और लेकिन उसमें भी उनका हमने रेट बाईबैक का किया नहीं, लेकिन रेट भी कम रखा था जो हमारा कलेक्ट रेट के हिसाब से जो कैलकुलेट होगा, जो अधिग्रहण रेट के हिसाब से जो कैलकुलेट होगा उतना ही रेट उनसे वो लिया जाएगा। और बाद में उस प्लॉट को वो बेचेंगे जब भी प्लॉट वो बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। यदि उनको लगता है कि हमें प्लॉट बेचना नहीं है तो उसको एक निश्चित राशि के ऊपर बायबैक भी कर लिया जाएगा ताकि एक निश्चित लाभ उनको मिल सके। इस सारी प्रक्रिया में पहला अनुमान हमारा ये है कि उनको प्रति एकड़ लगभग 2,70,00,000 रुपया की वैल्यू उनको मिल सकेगी। जो 92 लाख रुपया है उसकी बजाय 2,70,00,000 रुपया उनको ये मिल सकेगा। मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर उनका प्लॉट और महंगा बिकता है, जो हमारा रेट है जिसे हम बायबैक करेंगे उसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं, और उससे अगर ऊपर मार्केट रेट निश्चित रूप से जाएगा ही ऊपर, क्योंकि आज भी मार्केट में काफ़ी महंगे हैं प्लॉट और वो अगर बेचते हैं तो उसका और 50 लाख 1 करोड़ एकड़ भी उनको ज़्यादा मिल सकता है। प्लॉट का जो साइज़ होगा, आवासीय प्लॉट 100 वर्ग मीटर, 150 वर्ग मीटर या उसके मल्टीपल्स, जितना शेयर जिसका होगा उसके मल्टीपल्स में 100 वर्ग मीटर या 150 वर्ग मीटर के हिसाब से प्लॉट ले पाएगा। उसमें यदि 10% का अंतर है, छोटा बड़ा अगर उनका हिस्सा कम ज़्यादा आता है तो वो उस कीमत के हिसाब से लेन देन किया जा सकेगा। अगर उनका प्लॉट कम बनता है, प्लॉट पूरा उनको लेना है साइज़ का, तो वो 10% उसका पैसा और दे देगा। अगर उनका प्लॉट ज़्यादा बनता है शेयर, प्लॉट छोटा है, तो उसका पैसा उनको लौटा दिया जाएगा। तो ऐसा उसका भी एक सिस्टम बनाया ताकि उनको कठिनाई ना आए। 33 वर्ष के लिए उनको प्रति एकड़ 21,000 रुपया जो वार्षिक एक भुगतान दिया जाता है, उसको एन्युटी, तो एन्युटी के 33 साल तक वो उसके भी हकदार होंगे, प्रति एकड़ 21,000 रुपया। तो ऐसी कुछ जो चीज़ें हैं उसमें हमें कुछ को सर्टिफिकेट देंगे, यानी जो प्लॉट नहीं लेना चाहता उनको सर्टिफिकेट है। सर, शुरू में तो सभी को एक लैंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि प्लॉट को 2 साल बाद क्योंकि जब क्षेत्र विकसित हो जाएगा तब मिलेगा। उससे पहले अभी तुरंत उसको जैसे ही वो ऑप्ट करेगा उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वो सर्टिफिकेट भी बेच सकेगा, किसी को भी वो हस्तांतरण कर सकता है। जो भी कीमत वो बेचना चाहे बेच सकता है, फिर जिसके पास वो सर्टिफिकेट जाएगा वो उसका आगे हकदार हो जाएगा उस प्लॉट का। ये तो अभी जैसे ही लॉन्च करेंगे उसके विदिन अ मंथ उनको हम सर्टिफिकेट दे देंगे। सारे अपने क्वेश्चन लिख लें, हर एक सभी, क्योंकि 6-7 टोटल हैं तो उसका समय लग जाएगा। एक योजना हमने पहले समाचार पत्रों में जो दी है, दयालु योजना, तो उस दयालु योजना में हमने उसकी पहले सारी योजना तो बता ही दी है कि उसमें जिन परिवारों के, गरीब परिवारों के, किसी भी परिवार के सदस्य की जिसकी आयु 6 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक है, मृत्यु होने पर एक निश्चित राशि उनको दी जाएगी। और वो निश्चित राशि का स्लैब है वो बता देता हूँ। लेकिन अगर और किसी प्रकार का लाभ मृत्यु के बाद उसको मिलता है
तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। जो राशि घोषित की गई है इससे ज़्यादा कहीं से राशि मिलती है तो ये नहीं मिलेगी, अगर इससे कम मिलती है तो एडजस्ट करके जो डिफरेंस है वो उनको दिया जाएगा, लेकिन जो राशि मैं बता रहा हूँ उतनी न्यूनतम उसको पूरी कर दी जाएगी। 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का अगर कोई बच्चा है, उसकी डेथ होती है किसी भी कारण से, तो उसको 1 लाख रुपए का एक सहायता राशि परिवार को मिलेगी। इसी प्रकार 12 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक 2 लाख रुपए, 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक उसको 3 लाख रुपए, 25 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष तक 5 लाख रुपए अधिकतम ये राशि है, क्योंकि हम मानते हैं कि 25 साल से लेकर और 45 साल के बीच में ही जो व्यक्ति होता है वो मुख्य रूप से परिवार का पालक वही होता है, आय के साधन उसी के कारण से बने होते हैं, और इस आयु वर्ग का अगर व्यक्ति को चला जाता है तो उसके कारण से उसको जो एक सांत्वना देने के लिए ये राशि उसको दी जाएगी। और 45 से 60 वर्ष तक 3 लाख रुपए। इसमें कई प्रकार के और भी प्रावधान हैं, यानी किसी का इंश्योरेंस हुआ तो भी उसको कंसिडरेशन में करेंगे, या किसी का जैसे जीवन ज्योति बीमा योजना है, सड़क दुर्घटना बीमा योजना है, उसमें 2 लाख रुपए की योजनाएं हैं, या कोई हमारी स्कीमें हैं, मानो किसान की अलग बनी हुई है या लेबर की अलग बनी हुई है, तो किसी भी डिपार्टमेंट की योजना से जो लाभ मिलने वाला है वो इस 5 लाख के अंदर शामिल करके जो कम होगा उसको वो दिया जाएगा। तो आज ऐसे 563 लाभ पात्रों को ये जो हमने पहले एक बार दी है उसके समेत है। सर हमने दी थी अब 2-1 महीने पहले, उस समय 250 के आसपास की दिए थे, और ये तो आज का है, आज का है और है उसके बाद की। तो इस पोर्टल के साथ हमने 200 कुछ पहले दिए हैं और 563 लाभ पात्रों को आज 21 करोड़ 38 लाख, हाँ, ये राशि जो है आज इसमें अब इस पोर्टल के साथ ही वो रिलीज कर दी गई है, उनके बैंक्स में ये सब चली जाएगी। परिवार पहचान पत्र की बहुत चर्चा पहले होती रही है। परिवार पहचान पत्र वास्तव में एक ऐसा एक विषय बन चुका है जो गरीब परिवार के लिए घर बैठे उसकी सुविधाएं ये देता है। 397 योजनाएं और सेवाएं इसके साथ जुड़ी जा चुकी हैं कि जो भी सत्यापित जितने भी उन परिवारों की जानकारी है उसके हिसाब से उनको सब चीज़ें देते हैं। जैसे अभी तक जो हमारा बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट था वो पीपीपी में सत्यापित जाति और जाति की श्रेणी के आधार पर उसको प्रोएक्टिव तरीके से ये पहले जारी किए जा चुके हैं, लेकिन एक केंद्र सरकार की आवश्यकता में ओबीसी का अलग से एक प्रमाण पत्र होता है। ये हमारा बीसी का प्रमाण पत्र है, वो मिलता है जिसकी आय 6 लाख रुपया वार्षिक से कम है, जो एक लगी हुई है क्रीमी लेयर, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से वो क्रीमी लेयर 8 लाख रुपया है। तो अगर केंद्र सरकार की ओर से उनको चाहिए तो वो ओबीसी प्रमाण पत्र 8 लाख से नीचे है तो उनको वो जारी किया जाएगा। वो पोर्टल जो है आज जो जिसको हमने लॉन्च किया है, अभी तक इन सब तरह के जो प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं उसमें कुछ मैं संख्या बताता हूँ। पिछड़ा वर्ग के लिए 4,76,000 प्रमाण पत्र अभी तक दिए जा चुके हैं। अनुसूचित जाति के 7,04,000 अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र ये इशू किए जा चुके हैं। ये सारी प्रक्रिया एक प्रकार की फेसलेस और पेपरलेस, ऐसे एक पारिवारिक आईडी केवल उसको पर वो डाउनलोड नहीं, उसको दर्ज करनी होती है और जो प्रमाण पत्र चाहिए उसको दबाएगा तो उसको अपने आप सत्यापित वो जो मिल जाता है प्रमाण पत्र। यानी कोई भी प्रमाण पत्र देने के लिए जो प्रक्रिया है कि पहले स्वघोषित जाति जो भी है उसकी वो पहले ली जाती है, बाद में उस सारे डाटा को हम पटवारियों को भेज देते हैं और पटवारी उसको सत्यापित करके हमको लौटाता है, तो सत्यापित जाति को उसकी दर्ज हो जाती है। क्योंकि एक बार कोई जाति है तो दर्ज होने के बाद हमेशा हमेशा उस परिवार को काम आती रहती है। ऐसा पहले हर व्यक्ति हर चीज़ के लिए अलग से प्रमाण पत्र बनवाता था, आज पूरे परिवार की जो एक सर्टिफिकेट है वो परिवार के किसी भी सदस्यों को वही सर्टिफिकेट जाके कहीं उपयोग करना है तो वो काम आ जाएगा। इसमें चाहे वो एससी है, बीसी है, डीएनटी है, टपरीवास है, तो ये सब उसके अंदर आती हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी हमने इसमें जोड़ा है। जो ओल्ड एज पेंशन है वो प्रोएक्टिव मोड में, अब 60 साल का व्यक्ति होता है तो कोई भी जो डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी साइन करा करके लेके आता है और उसके विदिन ए मंथ उसकी जो ओल्ड एज पेंशन है मंजूर होकर के और उसके घर पहुंचने शुरू हो जाती है। 1,07,000 वृद्धजनों का
और 13,000 दिव्यांगजनों का घर बैठे पेंशन का प्रावधान ये मतलब हम दी जा चुकी है अभी तक। तो एक बड़ी सेवा और ये लोगों की हुई है। इसी प्रकार पिछले 2011 के बाद राशन कार्ड हमारे इससे पहले कब बने थे? 2011 का जो डाटा SCCC डाटा के आधार पर ही बना था। उसके बाद बीच बीच में इक्का दुक्का जरूर बनते रहे होंगे, जिसका सर्टिफिकेट बन गया आ गया, वरना बड़ी संख्या में लोग जो पात्र थे उनके राशन कार्ड नहीं बन रहे थे। हमने आते ही जनवरी 2023 में अभी जब ये सारा सिस्टम इंटैक्ट हुआ तो 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए हैं। हाँ, जो पात्र नहीं थे उनके काटे भी थे, ये विषय हमारी चर्चा में पहले आ चुका है। तो इस प्रकार से कुल अब 35 लाख राशन कार्ड जो है BPL लोगों के ये बने हुए हैं। 56,46,000 चिरायु कार्ड जो आयुष्मान कार्डों के अलावा जो आयुष्मान चिरायु दोनों मिला के 86 लाख कार्ड ये वितरित किए जा चुके हैं। कुल पात्रता है 1,40 लाख लोगों की। बाकी अब धीरे धीरे कार्ड वितरित हो रहे हैं, लेकिन पात्रता होने के बाद कार्ड नहीं भी है, आवश्यकता पड़ने पर अस्पताल में वो अपना फैमिली ID बता करके उसका लाभ अभी भी उठा सकता है। ऐसा नहीं कि कार्ड नहीं मिला तो वो ले नहीं सकता। थोड़ा इतना ही उसकी जानकारी होनी चाहिए कि 180 से नीचे अगर उसका फैमिली ID में इनकम है तो जाके दर्ज कराएगा तो अपने आप उसको वो लाभ मिलता रहेगा। अलग से जो एक योजना बनाई हमने निरोगी हरियाणा में भी, उसमें भी PPP के माध्यम से ही सारा दर्ज होता है। पहले चरण में 1,80,000 से नीचे के परिवारों के ही निरोगी हरियाणा के अंतर्गत टेस्ट हो रहे हैं। 27 लाख से अधिक ऐसे लोगों के टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन चूँकि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इसके लिए धीरे धीरे इसको गति को हम बढ़ा रहे हैं। इस गति को बढ़ा करके हमारा टारगेट वही 1,40,00,000 लोगों का, और एक बार शारीरिक उसके जो चिकित्सीय जो टेस्ट हैं, हेल्थ जो टेस्ट होते हैं, वो सब उसके करने की हमारी योजना है। तो ऐसा परिवार पहचान पत्र का एक यूनिक एक जो हमारा कार्यक्रम है। हाँ, ये बात भी ठीक है कि उसमें अभी भी लोगों की कठिनाइयाँ ध्यान में आती हैं। हमें डाटा किसी का ठीक करना है, किसी का नाम, किसी के पिता का नाम, किसी का मान लो कोई आय की बात है, अन्य जानकारियाँ, वो सब व्यवसाय आदि वो सब ठीक कर रहे हैं। और बहुत जल्दी कुछ कैंप्स लगा करके भी ऐसे सब लोगों को एक बार खुला निमंत्रण देके कि जिसकी कोई कठिनाई है वो आकर के एक बार नोट करा के दे, ताकि हम जल्दी जल्दी ठीक कर सकें। एक पोर्टल हमने अभी लॉन्च किया है, वह है ई-रवन्ना पोर्टल, जिसके हमारे मंत्री हैं मूलचंद जी शर्मा, खनिज के यानी माइंस के। तो माइंस में जैसे शिकायतें बहुत हमको मिलती हैं, उसके अंदर यहाँ इलीगल माइनिंग हो रही है, यहाँ चोरी हो रही है, यहाँ रेवेन्यू की चोरी है, यहाँ लोग फिजिकली स्टॉक कुछ होता है और दिखाते कुछ हैं। एक ई-रवन्ना के ऊपर एक से अधिक गाड़ियाँ भी चलाने के लिए लोगों ने रास्ते निकाल लिए हैं। सो मेनी थिंग्स, उन सब को ठीक करने के लिए हमारे टेक्निकल लोगों ने ई-रवन्ना का एक नया जिसको कहना चाहिए वर्जन, पुराना ई-रवन्ना खत्म करके नया ई-रवन्ना पोर्टल आज लॉन्च किया है। इस नए ई-रवन्ना में प्रयोग के तौर पर सबसे पहले जिला चरखी दादरी में इसको लागू किया गया है। वो चरखी दादरी के अंदर जो माइंस हैं, खास करके पहाड़ की माइनिंग, ये बड़ी मात्रा में वहाँ है, तो वहाँ उसकी आवश्यकता को समझते हुए चयन उसका किया। जैसे ही इसमें सफलता सारी सुनिश्चित हो जाएगी तो फिर बाकी जगह जो हमारी नदियों की माइनिंग है अथवा पहाड़ की माइनिंग है, सब जगह इसको लागू करेंगे। इसको यानी इसका उद्देश्य है यानी खनिज जो खनन है उसका स्टॉक सत्यापन, ढुलाई, राजस्व, रियल टाइम इंटीग्रेशन ऑफ द सिस्टम, इस सारे को तैयार करते हुए एक अच्छा पोर्टल हमने किया है। इससे पूरा जो नियंत्रण बन जाएगा, धर्म कांटे का लिंकेज इससे किया गया है, स्वचालित सत्यापन होगा, लीज, अनुबंध, खनिज डीलर, क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट, पर्यावरण मंजूरी, खनन योजना की वैधता, उत्पादन, प्रेषण, पंजीकृत ट्रक नंबर, खनिज स्टॉक, खनिज ढुलाई, गंतव्य आदि, और जो भी लोग इसका काम करने वाले जितने चाहे वो उद्योग के नाते से अपना उसकी पिसाई करते हैं अथवा खुदाई करते हैं, ढुलाई करते हैं, और उनके आगे फिर जितने उनके डीलर्स हैं सब रजिस्टर्ड होते हैं, उन सब का भी एक डाटा उसमें रखा जाएगा। और रियल टाइम उसकी जानकारी, जैसे ही कोई गाड़ी कहीं से चलती है, भरती है, तो उसकी रियल टाइम जानकारी डिपार्टमेंट को यहाँ बैठे बैठे सब मिलेगी।
जो अपग्रेड किया वो क्या अंतर है? अंतर तो यही है कि पहले कुछ चीज़ों की, जैसे मैंने बताया, लीकेज हो जाती थी। वर्जन जो था वो टेक्नोलॉजिकली उतना साउंड नहीं था, और कई चीज़ें ऐसी हैं कि डुप्लीकेट भी उसमें हमें पाई गई हैं। एक एक ई रवन्ना के ऊपर 1 से 2 बार भी ट्रक जाते हुए ऐसे पकड़े गए हैं, और ऐसी कुछ कमियां जो ध्यान में आती थी उन सबको दूर करते हुए एक नया वर्जन और ये किया है। पारदर्शिता और अधिक आई है, और उसमें फील्ड के अधिकारी हों या राज्य स्तर के यहाँ अधिकारी हों या फिर दूसरे उपयोगकर्ता हैं, उन सबको इससे एक बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी, और उसकी जानकारी हम पब्लिक ओपन भी कराएंगे क्या सर? हाँ, आप बताएं। जो पहले से अब जो चेंजेस हैं वो ये है कि अब पहले क्या होता था कि जो कांटे की एंट्री मैन्युअली होती थी, अब कांटे में जब भी जाएगा वो ऑटोमेटिकली वेट फिट होगा, किसी को एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो मैनुअल एंट्री के कारण जो गलत ई रवन्ना कट जाता था उसकी अभी गुंजाइश खत्म सी हो गई। दूसरा ये है कि अब मटेरियल बैलेंस का मतलब खान से कितने निकला, क्रशर पे कितना गया, क्रशर से आगे जीएसटी के माध्यम से कितना आगे हुआ, इन सबकी चेक होगी। क्योंकि अगर मटेरियल बैलेंस अगर रखते हैं, अगर पत्थर निकलता है और उसकी क्रशिंग होती है तो उसको एक बैलेंस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं कमी है, तो वो इमीडिएटली पकड़ में आ जाएगी कि अगर इलीगल माइनिंग करते हैं कोई या इलीगल सेल होता है वो जीएसटी में आ जाती है, फिर यहाँ पकड़ में आ जाएगी कि इलीगल माइनिंग हो रही है। तीसरा विषय इसमें यह है कि पहले रेवेन्यू सिस्टम इसके साथ लिंक नहीं था, यानी उसकी एनवायरमेंट क्लियरेंस कब हुई, माइनिंग प्लान अप्रूवल कब हुई, कब उसकी पेमेंट ड्यू है, कितनी पेमेंट ड्यू है। पेमेंट को अब पेमेंट के लिए अगर ड्यू पड़ती है 15 तारीख को, तो 15 दिन पहले नोटिस चली जाएगी कि आपका ड्यू है, 15 दिन में पेमेंट करना है। और अगर डिफॉल्ट करता है तो डिफॉल्ट के ग्रेस पीरियड के बाद ऑटोमेटिकली ये रवन्ना बंद हो जाएगी, इसमें मैन्युअल इंटरवेंशन कोई नहीं रहेगी। तो ये रेवेन्यू सिस्टम को भी प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुख्यतः ये 3 या 4 विषय में चेंजेस। इसी प्रकार एक पोर्टल वो आपको ध्यान में आया होगा, वो है ई भूमि पोर्टल। जैसे हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ा सिस्टम ज़मीनों को अधिग्रहण करने का, एक्वायर करने का पिछले वर्षों में ये चलता रहा है। उसमें कई प्रकार के विवाद ये सब आए हैं, बहुत से लोग उसके अंदर फंसते भी रहे हैं। हमने आते ही घोषणा की थी कि हम 1 भी इंच भूमि अधिग्रहण इस तरीके से नहीं करेंगे जैसे पहले होती रही है। बहुत कहीं आवश्यक है, लीनियर कोई ऐसा डेवलपमेंट का काम है या कोई रेलवे का काम है अथवा नेशनल हाईवे का है, वहाँ भूमि अधिग्रहण आवश्यक है। अन्यथा हमारी आवश्यकता के हिसाब से जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें एक चंक ऑफ लैंड इकट्ठा चाहिए, तो वो लोगों की सहमति से खरीदेंगे, और अधिग्रहण जो इस समय कानून नियम है उसके हिसाब से इसलिए भी नहीं करेंगे कि बहुत से केसेस अधिग्रहण के बाद कोर्ट्स में चलते चलते जो उनकी अनाउंसमेंट आई है, वो अनाउंसमेंट बहुत अनाप शनाप भी आती रही है, और उसका पूरा जो भार है, अफेक्टेड लोग जो कंज्यूमर ही होते हैं, चाहे वो रहने वाले प्लॉट धारक हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग HSIDC के माध्यम से प्लॉट लेते हैं, क्योंकि जितना भी अनाउंसमेंट आएगा, नियम है विभागों का कि सारा पास ऑन किया जाएगा, कोई डिपार्टमेंट अपने पास से नहीं देगा। और उसके अंदर हमारे दोनों डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रेस में थे, चाहे वो HSIDC है चाहे वो HSVP है। हमने उसमें से बाहर निकल करके और ई भूमि का जब से शुरू किया है, ये जो पहले ज़मीनें हमारे पास पड़ी थी उन्हीं का हमने उपयोग किया है। ई भूमि पर बहुत अधिक तो हमें उस समय ज़मीन खरीदने को नहीं मिली, लेकिन आवश्यकता के हिसाब से लगभग 1000 से लेकर 1200 एकड़ तक हम उसमें ले चुके हैं, जहाँ तक मेरी मोटी मोटी जानकारी है। हाँ, लेकिन इसको हमें गति को बढ़ाना है, और गति को बढ़ाने के लिए आज हमको बड़े चंक ऑफ लैंड, चाहे वो इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए है, चाहे वो व्यावसायिक संस्थान है अथवा आवासीय संस्थान है, या बड़े दूसरे नए शहर बसाने की बात भी आती है कभी कभी, तो ऐसे सब चीज़ों के लिए बड़ा चंक ऑफ लैंड ये हमको उसके अंदर ई भूमि के अंतर्गत लेना है, खरीदना है। मैं इसको खरीदना शब्द कह रहा हूँ, ये अधिग्रहण नहीं है, बल्कि हमारे इस डॉक्यूमेंट में कुछ लोगों ने अधिग्रहण शब्द का उपयोग किया है, इसको कृपया ना कराएं पब्लिक रिलेशन। ये अधिग्रहण नहीं है। अधिग्रहण होता है सामने वाले की इच्छा के बिना उसको लेना, वो अधिग्रहण होता है। इसमें इच्छा के विरुद्ध नहीं है, इसमें तो सामने वाले को हमारी आवश्यकता हम बताएंगे, सामने वाला स्वीकार करेगा, या सामने वाला ऑफर करेगा, हम उसको खरीदेंगे।
म्यूचुअल कंसेंट से जो लीज चीज़ होती है वो खरीद होती है, ई भूमि खरीद है, ई भूमि अधिग्रहण नहीं है। तो उस ई भूमि खरीद के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, उसमें पहले व्यवस्थाएं जो चल रही थी उसमें कुछ नियमों में परिवर्तन करके उसमें बनाया गया। इसमें सबसे बड़ा जो विषय है, किसान के साथ साथ एग्रीगेटर्स भी होंगे, क्योंकि किसान की ज़मीन छोटी होती है, 2 एकड़ 1 एकड़ 3 एकड़, वो आसपास की ज़मीन को जब तक इकट्ठा लेके नहीं आएंगे तो उस ज़मीन का हमें उपयोग नहीं होगा। तो एग्रीगेटर्स को रजिस्टर करना वो इस ई भूमि पोर्टल के ऊपर उसकी सुविधा है, और उन एग्रीगेटर्स को रजिस्टर करके उनकी फिर एक ट्रेनिंग भी कराएंगे, उनको एक जिसको कहना चाहिए अवेयरनेस भी पैदा करेंगे भी आपने कैसे करना है। कम से कम 10 एकड़ ज़मीन को एग्रीगेटर जो है ला करके रजिस्टर कर सकता है। इंडिविजुअल तो जिसकी जितनी उतनी करेगा, लेकिन अगर एग्रीगेटर है तो आसपास की 10 एकड़ की लैंड का जो जंक है वो हमें ऑफर करेगा, तो हम उसको खरीदने के लिए तैयार होंगे। अब कितने ही एग्रीगेटर आएंगे और कितनी ज़मीन को ऑफर करेंगे, मानो हमें चाहिए 100 एकड़ और हो सकता है कि 500 एकड़ आसपास के लोगों ने सबने प्रदान किया, हमें उस 100 एकड़ का कौन सा चंक ऑफ लैंड जो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है वो लेंगे, बाकी जो छुटपुट है वो छोड़ने ही पड़ेंगे। लेकिन हर एग्रीगेटर वो अगर खरीद का उसका अगर विषय पूरा नहीं भी हुआ, केवल उसने ज़मीन को ऑफर कर दिया, तो भी उसको 1000 रुपये से लेकर 3000 रुपये पर एकड़ उसको राशि मिलेगी। कम से कम उसका प्रारंभिक एक पारिश्रमिक है वो उसको मिलेगा। हाँ, अगर खरीद मैच्योर हो जाती है तो उसका राशि का 1%, यानी जो ज़मीन की कीमत है उसका 1% जो है वो उसको मिलेगा। वो अपने आप में अच्छी राशि बनती है। मान लो अगर 50 लाख रुपए का भी एकड़ है तो उसको 50,000 रुपये मिल जाएगा, तो ये राशि का वो हकदार हो जाएगा। और जब कोई ज़मीन का जब वो रजिस्टर करेगा, ऑफर करेगा, तो उस ज़मीन के टुकड़े में जितने मालिक हैं, क्योंकि कई बार साझा प्रॉपर्टी होती है, शेयर्ड प्रॉपर्टी, तो ऐसी साझा प्रॉपर्टी में मानो एक ही ज़मीन में 4 मालिक हैं, तो चारों की सहमति लेकर के तब वो रजिस्टर कर सकता है। ऐसा नहीं कि 4 में से एक की सहमति मिली तो उसका कर दिया, बाकी 3 वो ज़मीन ली जा नहीं सकेगी। तो इसलिए वो सब उसमें किया है। एक कंडीशन लगाई है कि जो एग्रीगेटर है वो आयकर दाता होना चाहिए और फैमिली आईडी में उसका पहचान पत्र होना चाहिए, क्योंकि आयकर दाता होता तो कम से कम उसका एक लेवल ये ध्यान में आता है कि हाँ इस लेवल का आदमी है जो उसके ऊपर कुछ भरोसा किया जा सकता है। इसमें एक पहले जो मैंने प्रॉपर्टी डीलर्स को एक एक्ट बना हुआ है, प्रॉपर्टी डीलर्स एंड कंसल्टेंट एक्ट 2008, उसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होती थी तो उसको हम स्वीकार करते थे। हमने वो भी हटा दिया है कि अब कोई उस एक्ट में 2008 के एक्ट में रजिस्टर होना ये ज़रूरी नहीं है। तो ऐसी जो भी नामित एजेंसी या जो इस प्रकार के जो एग्रीगेटर की जो पैनलिंग की प्रक्रिया है उसको भी हम ऑनलाइन पोर्टल से सारा इसको प्रस्तावित किया गया है, तो ऑनलाइन वो हमें सूचीबद्ध अपने आप को करा सकता है। कोई व्यक्ति इस प्रकार का जो पोर्टल है उसमें कंप्यूटर पर अथवा एसएमएस के माध्यम से भी वो हमें अपनी ऑफ़र भेज सकता है। एसएमएस से भी वो जो जानकारी भेजेगा उसका रजिस्ट्रेशन फिर उसको ऑफर करके बाकी जानकारियाँ उसकी ले ली जाएंगी। जितनी लैंड हमको चाहिए, मान लो हम डिमांड करते हैं तो उस लैंड के एक चंक में अगर 70% लैंड उस प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरत है, उस 70% या इससे ऊपर हो जाती है तो ही हम उसको खरीदेंगे। अगर 70% से कम है तो अभी हमें उसकी आवश्यकता 70% इसलिए रहेगी कि हमारे पास प्रावधान है कि 30% तक उस लैंड में जो लैंड ओनर्स रह गए हैं उनको हम अल्टरनेटिव लैंड दे करके कंसोलिडेशन एक्ट में कंसोलिडेट कर सकते हैं, और उसको जितनी ज़मीन है उतनी ज़मीन बाहर देंगे, प्लस उसको एक इंसेंटिव है शायद 10% का, 10% इंसेंटिव दे करके और उससे ले सकते हैं। और इस लैंड में अतिरिक्त कोई भी चीज़ें अगर होंगी, लैंड की कीमत जो भी है उसके अलावा कहीं किसी का ट्यूबवेल लगा है, कहीं किसी का मकान है, या और अतिरिक्त कोई भी उसमें ऐसा एसेट उसका है, उस एसेट के पैसे वो अलग दिए जाएंगे। और वहाँ जो कलेक्ट्रेट है, कलेक्ट्रेट के अंदर अगर कोई चीज़ की ऑफ़र आती है, कलेक्ट्रेट या मानो कभी डिस्ट्रेस सेल में हो सकता है कोई उससे कम भी ऑफ़र करे, तो वो ऑटोमेटिकली खरीद हो जाएगी। इन कंडीशनों के बाद 70% होते ही ऑटोमेटिक खरीद हो जाएगी और ख़रीद करके उनको और उनके पैसे चले जाएंगे। कोई भी जो ऑफ़र है वो 6 महीने तक अलाइव रहेगी। 6 महीने बाद सामने वाला भी फ्री है, क्यों?
6 महीने जी 6 महीने। हाँ, तो उसके बाद वो भी उसमें से बाहर हो सकता है, या हम खरीदने के बाद भी 6 महीने बाद कह सकते हैं कि हमारी ज़मीन पूरी नहीं हुई है, नाउ दिस शुड बी रीवैल्यूएटेड, जी उसको रीवैल्यूएशन करेंगे। हाँ। तो और इसी प्रकार अगर वो उस कीमत से ज़्यादा है, यानी कलेक्टर रेट से ज़्यादा है अप टू 50%, कलेक्टर रेट से 1 लाख रुपये कलेक्टर रेट है और 1,50,000 तक का रेट अगर भरा है, तो वो एक कमेटी हमारी चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में, उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी होगी, वो ज़मीन सारी उनके पास चली जाएगी। वो फिर कमेटी बैठकर डिसाइड करेगी, नेगोशिएट भी करेगी कि इस नेगोशिएशन में कितने में ज़मीन ली जा सकती है। और अगर 150% से भी ज़्यादा रेट है कलेक्टर रेट से, तो फिर वो चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक मिनिस्ट्रियल कमेटी है, फिर वो आएगी हमारे पास और हम उसका उनसे नेगोशिएट ऑनलाइन करेंगे, यानी चाहे प्रत्यक्ष बुला के करेंगे अथवा आजकल टेलीकास्ट से भी ऑनलाइन मीटिंग हो जाती है, उसे करके और तब वो खरीदी जाएगी। ये एक प्रक्रिया भी उसमें की जाएगी। और इसके लिए हम पहले प्रोजेक्ट ऑनलाइन बताएंगे ना कि हम इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। प्रोजेक्ट बताना होगा तो बताएंगे। प्रोजेक्ट में तो यह है कि उसका 70% की कंडीशन है, लेकिन कभी कभी ओपन एंडेड लैंड भी हम खरीद सकते हैं। ओपन एंडेड लैंड के लिए हमने एक लैंड बैंक बनाने की अपनी योजना बनाई है कि वो ज़मीन सारी लैंड बैंक में ले लेंगे और उसकी बाद में कंसोलिडेशन के माध्यम से इकट्ठा करने का जैसा प्रावधान है वो करेंगे। मानो कहीं किसी गांव में हमें लगता है कि बहुत छोटे छोटे भूमि मालिक हैं, किसी की 1 कनाल है, किसी की 10 मरले है, किसी की 2 कनाल है, और उनका वायबल खेती तो है नहीं। और कई बार तो वो लोग अपनी ज़मीन के हिस्से को यहाँ छोड़ करके किसी को भी दो करके चले जाते हैं, बाहर चले गए।